आप सभी दोस्तों का स्वागत है अपने YouTube चैनल हरसिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में। और आज हम बात करने वाले श्वासोच्छ्वास यानी कि श्वसन प्रक्रिया जो है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में। रेस्पिरेशन को जानने से पहले हमें कुछ और बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सेल जो है वो अपना बॉडी का यूनिट है और सेल में जो फूड होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसको ही सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसी के ही बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला वर्ड है सेल। सेल क्या होता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते। अपने बॉडी का यूनिट पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए सेल। सेल की डेफिनेशन आपको पूछे तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको ही हम सेल बोलते हैं। ये कैसे? तो देखो, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए, उसको पचाने के लिए और फिर सोने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी बॉडी में कहाँ से आती है? इसके अलावा जो बॉडी के कुछ फंक्शन है, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे न्यूट्रिशन मिलता है। फिर वही न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ फूड्स जो होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ये सब पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर जैसे कि जो वेस्ट है वो उसको हम एक्सक्रेट करते हैं। दूसरा, हम हमारे जैसे ही और लिविंग ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये सब काम कौन करता है? तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है, ये सारे के सारे जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सेल के थ्रू होता है। तो सीधी बात है कि ये सब करने के लिए सेल को एनर्जी चाहिए। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। सेल को एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, इवन रीडिंग कर रहे हैं या अभी मैं बोल रहा हूँ, इन सब के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। तो ये सारी एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो यही अपने चैप्टर का मेन पार्ट है। जैसे कि आपके पेरेंट आपको बार बार डांटते होंगे कि हेल्दी फूड खाओ, एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा। तो जो फूड होता है, द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड में एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड होती है और इसको रिलीज़ करने के लिए, जो फूड में जो एनर्जी स्टोर है उसको रिलीज़ करने के लिए ही रेस्पिरेशन होता है। मतलब इन शॉर्ट, रेस्पिरेशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। मतलब जितने भी जिंदा ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एनर्जी प्राप्त करने के लिए रेस्पिरेशन करते हैं। एनर्जी किससे मिलता है? फूड से मिलता है। अब एक और बात डिस्कस करते हैं जो कि इस चैप्टर में होगा। एक होता है इनहेल और दूसरा होता है एक्सहेल। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो आसपास की एयर है वो हमारी बॉडी में जाती है थ्रू द नेसल कैविटी। ओके, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे नेसल कैविटी के बारे में, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको ये सीखना पड़ेगा कि भाई आगे का प्रोसेस क्या होता है। जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो जो एयर हमारी बॉडी में जाती है उसमें ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा भी कुछ गैसेस होते हैं जिसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ब्रीथ इन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रीथ आउट में जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, मतलब एक गैस बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फुलफिल होता है। ब्रीथ इन में जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जाता है और भी गैसेस जाते हैं और ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। तो जो हमने ब्रीथ इन किया, उस ब्रीथ इन के कारण जो एयर है वो ट्रांसपोर्ट होगी हमारी पूरी बॉडी में और सेल तक पहुंचेगी। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगा? जो ऑक्सीजन जो कि एयर में था वो ऑक्सीजन हमने जो खाना खाया उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और वही ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है फूड को। अब जब ये फूड को ब्रेक डाउन करता है तब उसमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है ना? फिर से बोल रहा हूँ, जो खाना खाता है, फूड जो है वो फूड को ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहाँ पर होगा? सेल के अंदर। किसके प्रेजेंस में? तो अभी प्रेजेंस की बाद में बात करते हैं, लेकिन अभी इतना याद रखते हैं कि अपने खाने का जो ब्रेक डाउन होता है वो सेल के अंदर होता है
और ब्रेकडाउन होने के कारण एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और उसी को ही बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन आपको कोई पूछे तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विथ द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है ना। तो आपको सीधा समझ में आ गया है कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा तो उसमें भी दो प्रकार के रेस्पिरेशन होता है। एक रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा रेस्पिरेशन होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको पहले तो रेस्पिरेशन आपको याद रह गया कि सेल के अंदर क्या होगा, तो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन ये एनर्जी रिलीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है या ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम एनएरोबिक बोलेंगे। तो जब ये प्रोसेस होगा तब हमें क्या क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, तो वो देख लेते हैं। इन द सेल द फूड भी कौन से फॉर्म में होगा, ग्लूकोज फॉर्म में होगा, इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है ना। जो फूड यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज होता है, और इसके अलावा एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, वो तो हम पढ़ ही रहे। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विथ द यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के यूज से जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तब उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है ना, यूज ऑफ ऑक्सीजन। अगर फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के बिना हो जाता है तो उसको हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। दूसरा, जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा, तब हमें क्या रिलीज मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, ये तीनों मिल रहे हैं। ठीक है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होगा, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि फंगस होती है कुछ, जैसे कि यीस्ट, वो क्या करते हैं, तो वो बिना एयर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एनारोब्स बोलेंगे। ठीक है ना। और ये भी एनर्जी गेट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो ये भी आपको याद रहेगा कि जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज है इसमें, देखो, प्रेजेंस में भी कार्बन डाइऑक्साइड है और एनर्जी है, लेकिन प्रेजेंस में वाटर रिलीज होता है जबकि एब्सेंस में अल्कोहल होता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एरोबिक रेस्पिरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल और एनर्जी। ठीक है। इसके अलावा आप लोग ये ध्यान रखना कि यीस्ट जो कि फंगस होती है एक, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, हम लोग मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है। और ऐसे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है वो एनएरोबिकली और रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा ये जब रेस्पिरेशन फिनिश होगा तो प्रोसेस के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलेगी वो अल्कोहल मिलेगी। ठीक है। इसीलिए आप सबको पता होगा कि वाइन और बियर बनाने के लिए यीस्ट का इस्तेमाल होता है। तो जब वाइन और बियर बन रही है तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। कैसे, तो आप लोग देखो, जब आप स्पीड में भाग रहे हो या ज़्यादा चल रहे हो या कोई वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे हो, उस टाइम क्या होता है, आपकी सांस जो है, जो आपकी ब्रीथ इन है, ब्रीथ रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो ब्रीथ रेट बढ़ जाने के कारण जो ऑक्सीजन है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, मतलब सांस बढ़ गई है तो ऑक्सीजन हमें जितना चाहिए उतना बॉडी को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन इस प्रकार नहीं मिलता है तब हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। आप सोचो कि कैसे, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या देखो कि डेली के रूटीन में अगर आप चल नहीं रहे हो, भाग नहीं रहे हो, और किसी दिन आप ट्राई करते हो कि एक ही दिन में 2-3 किलोमीटर भाग जाते हो, तो आप देखना आपके लेग्स में बहुत पेन होगा। ठीक है ना। तो ये पेन होने का रीज़न ही है ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो चलो देखते हैं। अवर मसल सेल कैन अल्सो रेस्पायर, अपने जो मसल सेल होते हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कौन सा करते हैं, एन एरोबिकली, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, क्योंकि ये थोड़े टाइम का ही होता है। वेयर देर इज अ टेम्पररी डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मैनी आवर्स, हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई, अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी अगर ज़्यादा चाहिए तो सीधी बात है रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन अगर बढ़ गया तो उस टाइम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड हो जाता है, और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाने के कारण जो अपने मसल है उसमें क्या हो रहा है वो जरा देखते हैं। तो ग्लूकोज जो कि अपने मसल में ब्रेकडाउन होने वाला है इन द एब्सेंस, क्योंकि लेक हो गया ना ऑक्सीजन का, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं मिल रहा है, वाटर भी नहीं मिल रहा है, अल्कोहल भी नहीं मिल रहा है, उसकी जगह मिल रहा है लैक्टिक एसिड। मतलब अपने जो मसल सेल है उसमें अब लैक्टिक एसिड पैदा होना शुरू हो गया। एनर्जी तो मिल रही है, एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है ना। तो ये जो मसल सेल है वहाँ पर क्रैम्प्स जो है वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि रीज़न यही है एनएरोबिकली रेस्पिरेशन के कारण। द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसिस लैक्टिक एसिड, मतलब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो लैक्टिक एसिड में होगा, और लैक्टिक एसिड के कारण ही हमारे मसल क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे। एक और भी आपने सुना होगा, जब आपके हाथों में या मसल में पेन होता है तो आपके पेरेंट क्या करते हैं, गर्म पानी उस मसल के ऊपर डालने को बोलेंगे या फिर मसाज करवाएंगे। तो इसका क्या रीज़न है, तो जब गर्म पानी या मसाज हम करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। अब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो सीधी बात है कि ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा। अब आप सोचोगे कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का ऑक्सीजन से क्या लेना देना, तो ये जानने के लिए अगला जो वीडियो है वो देखना आप, उसमें मैं पूरे के पूरा सिस्टम बताऊंगा कि आपकी बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है, ठीक है। तो जैसे ही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन भी मिलने लगेगा, और जो मसल सेल है वो इंक्रीज़ करने लगेंगे। मसल सेल जब इंक्रीज़ करेंगे तो जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा, और रिजल्ट में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो एरोबिक में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका मतलब कि जो लैक्टिक एसिड बन गया था वो लैक्टिक एसिड अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण आपको एनर्जी भी अच्छी से मिलेगी। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम लोग जो ब्रीथ इन आउट करते हैं तो उसमें कौन कौन से जो बॉडी के पार्ट्स है वो हमें हेल्प करते हैं। फिर से ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।